जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज का टॉपिक है हमारा, वो है मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट। तो आप ये सोचेंगे कि ये हमारे लिए क्या काम की चीज़ है। अगर किसी ने पहली बार सुना होगा तो वो सोचेगा कि ये क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट है वो आरबीआई इश्यू करता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी काम की चीज़ें बताई जाती है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको बहुत हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाला है कि ये क्यों हमको पढ़ने चाहिए, ये हमारे लिए काम की बात क्या है, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही डिटेल में लाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे कि हम ये रिपोर्ट क्यों पढ़ें। तो ये रिपोर्ट हमको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं इंडिया के, तो हमको अपना देश के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा देश क्या कर रहा है, हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा देश की जीडीपी हमको हमारे देश की ग्रोथ कैसे हो रही है, हमारे देश में इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं वो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब हमको ही अफेक्ट करती है। कि अगर आप होम लोन लेने जाओगे, अगर यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा के रखा है, तो अगर आप होम लोन लेने जाओगे तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो वो एक बात है। तो अगर आप यहाँ पे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो वो भी चीज़ आपको महंगी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो एक इकोनॉमिक्स की जो सारी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी तरह से आप पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, वैसे स्टॉक मार्केट पे भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में एक आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब जब एक हायर अथॉरिटीज ऐसे रिपोर्ट्स पेश करती है तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए ये रिपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट है। तो यह सबसे पहले देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसमें आरबीआई ने क्या बताया है कि ये बताया है कि यहाँ पे कोविड-19 की वजह से जो एकदम हमारी इकोनॉमी है वो शार्परली, मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे डाउन हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सपेक्टेड टू रिबाउंड स्ट्रांगली इन 2021-2022, तो जो कि इस साल में हमारी इकोनॉमी है वो एकदम स्ट्रांगली रिबाउंड होने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमको मिल गया कि हमारी इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग रिबाउंड होने वाली है, तो एक अच्छा पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया है। तो इसके लिए जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। अब आते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। तो जो कोर इन्फ्लेशन प्रेशर है वो तो रहने वाला है। ऐसे आरबीआई ने बताया कि जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो तो रहने वाला है थोड़ा बहुत। तो वो क्यों रहने वाला है? तो वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ रहे हैं, नॉन क्रूड ऑयल कमोडिटी के प्राइस है वो भी बढ़ रहे हैं, अदर टैक्सेस पोस्ट कोविड के बाद होने वाले उसकी वजह से, और इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो तो थोड़ा बहुत रहने वाला है। तब हम देखते हैं कि कितना इन्फ्लेशन रहने वाला है। तो हम देखते हैं कि आरबीआई ने बताया है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4% पे है, जब उसके साथ है अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस ऑफ 2%। तो इन्फ्लेशन 4% से 6% के बीच में, या फिर 4% से 2% के बीच में इधर उधर घूमता रहेगा। तो ये बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई है कि फॉर द 5 ईयर पीरियड, जब भी ऐसी अथॉरिटी जब बात करती है तो किसी छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं करती है कि अभी कल एक एक वीक में क्या होने वाला है, एक मंथ में क्या होने वाला है। ऐसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं करती। जब भी ऐसी अथॉरिटीज़ बात करती है तो लंबे टाइम के लिए बात करती है। तो अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें पे ध्यान रहना चाहिए कि ये लंबी अवधि के लिए हमारे देश की अथॉरिटीज़ ये क्या बोल रही है, क्योंकि इन्हीं को करना है जो भी करना है। तो
तो ये जो बोले कि वो फिर उनको करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो ये लोग जो भी बता रहे उन पे फोकस हमारा रहना चाहिए। तो अब आते हैं कोरोना के जो भी है सिग्नल्स के बारे में कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो प्रोजेक्टेड टू एवरेज 5%, वो 5% के आसपास यहाँ पे रहने वाला है, जो कि Q1 में होगा 5.12%, Q2 में होगा 4.3% एंड Q4 एंड Q3 में रहेगा 5.1% का इन्फ्लेशन रहने वाला है विथ रिस्क ब्रॉडली बैलेंस। तो ये जो कोविड का जो रिस्क है उसको बैलेंस करके जो इन्फ्लेशन निकाला है उन लोगों ने एवरेज का, वो 5% का निकाला है। तब बात करते हैं कि द इवॉल्विंग कोविड-19 trajectory and progress on vaccination remains the key drivers of economic activity and inflation globally and India। तो इन लोगों ने क्या बताया कि जो कोविड-19 के ट्रैजेक्टरी, जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो उसकी जो मेन की है वो प्रोग्रेस ऑन वैक्सीनेशन कैसा हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, वो जो भी है वो ग्लोबली कैसे इम्पेक्ट करेगा और इंडिया पे कैसे इम्पेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें वैक्सीनेशन पे और कोविड-19 के केसेस पे डिपेंडेंट है। तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके साथ साथ इन लोगों ने ये भी रिस्क बताया है कि जो कोविड-19 के स्प्रेड से जो नए नए म्यूटेंट्स है वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है ग्लोबल मार्केट के लिए। तो ये देखिए पोजिस डाउन साइड रिस्क, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल प्राइस जम्प्ड ड्यू टू प्रोडक्शन कट बाय ओपेक एंड ऑल्सो एंटिसिपेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर डिमांड। तो ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत ही बड़ा जंप आया है वो इसलिए आया है कि ओपेक कंट्रीज़ जो है उन लोगों ने प्रोडक्शन ऑयल का कट कर दिया है, और ऊपर से जो हल्की हल्की जो लॉकडाउन्स ख़त्म हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें ग्लोबल में, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है लेकिन जो सप्लाई है वो कम हो रही है। तो इसकी वजह से जो प्राइस है क्रूड ऑयल का वो बढ़ गया है। तो अगर जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं तो उसकी वजह से देश में जो भी खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो तो उसकी वजह से उसमें भी प्राइस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन है हमारा वो ऊपर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये क्रूड ऑयल के प्राइस जो यहाँ पे इतने बड़े हैं, तो उसकी वजह से एक आपको टिप यहाँ पे भी ये भी मिल रही है कि ये अफेक्ट करेगा केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को, क्योंकि क्रूड ऑयल और केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आपको एक यहाँ पे भी टिप मिल गई है कि यह यहाँ पे ऐसे होने वाला है। तो इसकी असर क्या हुई है, कितनी देर तक ये मतलब इसकी असर क्या हुई है, तो यह देखने के लिए आपको जो भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट आपको पढ़ने चाहिए और बैलेंस में देखना चाहिए कि क्रूड ऑयल के प्राइस पहले इतने थे तो कंपनी ने ऐसा परफॉर्मेंस किया था, अब क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बढ़ गए तो कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया और कितनी इफ़ेक्ट हो रही है। तो वो सारी चीज़ें वो थोड़ी बात की बात है, एडवांस की बात है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब बात है गोल्ड की प्राइस पे। तो जो गोल्ड प्राइस ईस्ट फ्रॉम द हाई reached in August 2020 on a stronger US डॉलर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये जो गोल्ड की प्राइस पहले 58,000 तक चली गई थी वो अब नीचे आ गई है क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड एकदम बढ़ गई है और एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है बहुत सारी जगह पे, तो इसीलिए ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी और स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर की डिमांड की वजह से गोल्ड की प्राइस जो है नीचे आ गई है। आप देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखिए इजराइल भी अभी तक मास्क फ्री हो चुका है, यूएसए में भी इतने सारे स्टेट्स में यहाँ पे मास्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक्स अनलॉक हो रही है, इकोनॉमी जो है वो अनलॉक हो रही है, तो वैसे वैसे डॉलर की डिमांड भी बढ़ रही है और उसकी वजह से जो गोल्ड की प्राइस है वो नीचे आ रही है। उसकी बात करते हैं एग्रीकल्चर में। तो आउटलुक फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ रिमेन ब्राइट। तो यहाँ पे बता दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है वो ब्राइट रहने वाला है। कब? अगर हायर रबी सोइंग
एंड अबव नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यहाँ पे बताया है कि अगर नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून हुआ तो ये सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये टिप भी आपको मिल गई। अब ढूंढिए आप एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टॉक्स कौन से हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता दी जाती है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर मैं आपको एक और टिप दूँ तो आप देखिए कि जो यहाँ पे यूएस डॉलर में फ्लक्चुएशन आता है, यूरोपी स्ट्रांग हो गया यूएस डॉलर, और अभी यहाँ पे कुछ है होगा तो मैं दिखाता हूँ। फॉरेक्स में यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की ये पेयर है। यहाँ पे देखिए यूएस डॉलर अभी 73 रुपीज़ पे चल रहा है। पहले यूएस डॉलर बहुत ही वीक था, अभी यूएस डॉलर हो गया है स्ट्रांग हो गया है। तो यूएस डॉलर अगर स्ट्रांग हुआ है तो उसकी वजह से किस सेक्टर को अफेक्ट पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ तो किस सेक्टर को अफेक्ट पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ पे डिपेंडेंट रहते हैं बाहर से इंपोर्ट करने के लिए, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो लोग बाहर से पैसा कमा के ला रहे हैं उन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये सब आपको रिसर्च करना है कि कौन बाहर से पैसा ला रहा है, कौन बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जो यूएस डॉलर और रुपये में जो ये भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका भी फाइनली जो बैलेंस शीट जो इनकम स्टेटमेंट आएगा उनमें यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मैटर करती है। उसके बाद बताया कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूनानिमसली डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रिपो रेट अनचेंज। तो ये जो रिपो रेट है वो यूनानिमसली डिसाइड किया गया है कि अनचेंज रहेगा, क्योंकि अगर ये रिपो रेट्स बढ़ गए तो फिर बैंकों को भी पैसा महंगे दाम पे मिलेगा। तो अगर बैंक में अगर हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा तो कंपनी को भी अगर लोन लेने जाएगी तो उसको भी हायर रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो भी कंपनी अभी सिचुएशन इतनी बहुत ख़राब सिचुएशन है, कंपनीज़ को अगर रिवाइव करना है तो कंपनीज़ को सस्ते दाम पे उनको लोन देनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे उनका आरबीआई ने बताया कि हम मोनेट जो रिपो रेट्स है वो अनचेंज रखते हैं, ताकि जो कंपनीज है वो उनको सस्ते दाम पे उनको लोन मिल जाए और वो रिवाइव हो सके। तो हम देखते हैं कि क्या है रिपो रेट अभी। तो अभी ये देखें 4% का रिपो रेट अभी चल रहा है। तो इसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक्स का डाउन है, तो इसलिए जो लोन मिल रही है वो अभी सस्ते में मिल रही है। अब आते हैं, ये ग्राफ है रियल जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट हुआ है। तो अब देखते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है, रियल जीडीपी ग्रोथ इज़ प्रोजेक्टेड टू पिक अप फ्रॉम -8%। तो जो जीडीपी ग्रोथ में कॉन्ट्रैक्शन आया था तो वो -8% से अब क्या होने वाला है 2020 टू 2021 में अभी 10.5% से ग्रो करेगी इकोनॉमी। और अभी ये साल में 10.5% यानी कि डबल डिजिट हमारी इकोनॉमी ग्रो होने वाली है। उसको अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो 26.2% Q1 में बढ़ेगी, 8.3% Q2 में, 5.4% Q3 में एंड 6.2% Q4 में ऐसे बढ़ोतरी होगी विथ रिस्क इवनली बैलेंस। मत क्योंकि कोविड तो है ही, तो उसके हिसाब से भी हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो ये है कि कोविड की जो रिस्क है वो भी बैलेंस करके फिर भी इतना हमारा जो 10.5% की जो जीडीपी ग्रोथ है वो होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि इंडिया की जीडीपी इतनी ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, तभी स्टॉक मार्केट भी उतना ग्रो करेगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी सिग्नल यहाँ पे पहले से ही मिल चुके हैं। और अगर हम 2022 और 23 के बारे में देखें तो एज्यूमिंग अ नॉर्मल मानसून, ये तो पहले ही बता दिया कि अगर जो मानसून अगर नॉर्मल हुआ तो और नो मेजर कुछ एक्सटर्नल जो पॉलिसीज़ में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुए स्ट्रक्चरल में, तो यहाँ पे भी रियल जीडीपी ग्रोथ ये अगले साल की बताती है कि अगले साल में क्या होगा। तो अगले साल की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8% में होने वाली है। क्वार्टरली ग्रोथ रेंज में अगर देखें तो 6.2 से 7.3% इन दोनों के बीच में क्वार्टरली ग्रोथ होगी। तो ये अगले साल का भी उन लोगों ने प्रोजेक्शन कर दिया है। और ग्लोबल ग्रोथ जो है वो रिकवर होने वाला है 5.5% से 2021 में।
तो इतना सारा डेटा हमको मिल चुका है कि इतने साल में अब क्या होने वाला है, ये साल में क्या होने वाला है, अगले साल में क्या होने वाला है। तो जब आपको सब कुछ पहले से ही यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। इसलिए ये रिपोर्ट पढ़ना इतना आवश्यक है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक्चुअली में बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दिखाऊं निफ्टी का चार्ट पैटर्न, तो ये देखिए निफ्टी पिछले कई दिनों से ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं फिर भी ऊपर ऊपर जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी ताकत से यहाँ पे देश की इकोनॉमी को बचाने की ट्राई कर रही है। देखिए स्पेशल लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे वन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी हो रही है इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए। ये देखो 50,000 करोड़ का यहाँ पे सप्लाई हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ये जो ऑफिसर अथॉरिटीज़ के ये जो रिपोर्ट्स आते हैं, प्रेस रिलीजेज आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना चाहिए तो हमको पता चले कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ में आया कुछ तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, आराम से देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से इकोनॉमिक्स पे अगर हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा कि इस एक जो टर्मिनोलॉजीज है उसका क्या मतलब होता है, क्या कैसे उस पर असर पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे एक वीडियो बना के समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिर्फ अभी 21 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो अगर आप बहुत सपोर्ट दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो अब हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100 सब्सक्राइबर पे मैं एक स्पेशल ट्रिक आपको ऐसे शो करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।